हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स रिलेटेड टू फिजिक्स। जैसे कि आप अभी 10th एग्जाम देके 11th में आए हो, तो मोर और लेस कहीं ना कहीं से सुनने को मिला होगा कि 11th 12th के जो साइंस है 9th 10th के साइंस से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें कुछ सच्चाई भी है, कुछ मिथ भी है। विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल दोज थिंग्स। आगे टाइम टू टाइम हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या डिफिकल्टी है, क्या सिलेबस का वास्टनेस है, ये सब हम देखेंगे। बट फिलहाल जो है फिजिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट कैसा है, क्या ये केमिस्ट्री जैसा है, या क्या मैथ्स जैसा है, क्या हिस्ट्री जैसा है। फिजिक्स में हमें थोड़ा ना मैथमेटिकल स्किल्स, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मैथमेटिक्स में टॉपर हो, बट मैथमेटिकल स्किल जैसे प्लस माइनस करना, कुछ एडवांस मैथमेटिक्स जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। एंड अलोंग विद दैट आपके विजुअलाइजेशन स्किल्स जरूरी होगा। व्हाट इज विजुअलाइजेशन स्किल्स? देखने की क्षमता, चीजों को इमेजिन करने का जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा आपको डेवलप करना पड़ेगा। सारे बच्चे करते हैं, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल बात नहीं है, तो आप भी कर सकते हो। जैसे क्या विजुअलाइजेशन है कि सपोज क्वेश्चन में दिया गया है कि बस इज मूविंग, तो आपके माइंड में एक विजन आना चाहिए कि हाँ एक बस ऑन द रोड इज मूविंग, नीचे सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है एंड द व्हील्स आर मूविंग। इस तरीके से कुछ कुछ आपको बकायदा सिखाया जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो दो चीजें मिनिमम है जो कि फिलहाल आज की क्लास में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एक है कि आपका मैथमेटिकल नॉलेज बेसिक, दूसरा है आपका क्या है विजुअलाइजेशन, देख पाने के या देखने की क्षमता या इमेजिन करने का कैपेसिटी। ठीक है, सो अगर फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो पाया हो, सो मैं आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यूनिट्स क्या है थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा 9th 10th में। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है। वैसे ही फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम कोई भी जैसे कि फोर्स, एनर्जी, इन सबको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, क्या इन फिजिकल क्वांटिटीज को बिना यूनिट के हम डिफाइन कर उन्हें कर सकते हैं? क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि इस बोर्ड पे मैंने 5 फोर्स लगाया, तो कुछ क्या इंफॉर्मेशन, हाँ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि अब मैंने फोर्स लगाया, लेकिन क्या ओनली 5 कहना काफी है या 5 न्यूटन कहना बेहतर है? सो 5 न्यूटन इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यस, कि 5 न्यूटन सर ने फोर्स लगाया। सो न्यूटन क्या हुआ? यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम फोर्स बोल रहे हैं। सिमिलरली जूल, जैसे कि हम रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं या कोई काम करते हैं, तो इधर वी यूज आवर फिजिकल एनर्जी या बाहर से खाना खाते हैं वी कंज्यूम एनर्जी। सो उस एनर्जी का एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और भी यूनिट्स हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट जो आगे हम फर्दर डिफाइन करेंगे दैट इज जूल। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आज मैंने 20 वर्क किया, या आज मैंने 20 एनर्जी जूल किया, मैंने लूज किया। क्या कुछ समझ आ रहा है? ओनली 20 कहना काफी नहीं है। सो वी नीड ए यूनिट टू डिफाइन द एनर्जी दैट इज 20 जूल एनर्जी लूज किया। 20 जूल, 20,000 जूल। तो ये जूल जो है हमें क्या करता है? हेल्प करता है एनर्जी को क्वांटिफाई करने में, एनर्जी के क्वांटिटी को बताने में हेल्प करता है। सो आई बिलीव कि एनर्जी के या जो भी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंस है, थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं अपना हाइट बताता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा हाइट जो है 5.7, कुछ समझ आएगा? सर 5.7 क्या? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ तो बताओ। तो जैसे मैं बोलूंगा 5.7 मीटर, आप बिलीव नहीं करो, ऐसे कैसे होगा? 5.7 मीटर तो काफी ऊंचा है। अगर मैं वही चीज को बोलता हूँ 5.7 इंच, 5 फीट 7 इंच, या 5.7 फीट, तो now this feet is the unit to define my height, that is length, है कि नहीं? सो लेंथ को डिफाइन करने के लिए
विल बी ऑल्सो नीडिंग ए यूनिट, हमें चाहिए होगा, दैट इज फीट। तो बिना यूनिट के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप ये समझ आया होगा। एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट हमारा फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आई टेक दिस डस्टर, जो कि नॉर्मली हम इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को एक नॉर्मल तरीके से डिफाइन करने का वे है कि भाई जिसको हम फिजिकली होल्ड कर सकते हैं, राइट, दिस वे द वे आई एम होल्डिंग इट, सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। बट इसको अगर हम फिजिक्स के वे में डिफाइन करें, सो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी तभी कहेंगे जब हमारा कोई फिजिकल स्केल हो। फिजिकल स्केल से इसका लेंथ मेजर कर पाएंगे, यस, इसका ब्रेड्थ मेजर कर पाएंगे, इसका डेप्थ मेजर कर पाएंगे। सो अगर फिजिकल स्केल से, फिजिकल स्केल क्या, जो आपके घर में जो छोटे से स्केल्स होते हैं उनको फिजिकल स्केल कहा जा सकता है। उससे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम एंड व्हाट मास मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो ऑन द बोर्ड मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिख रखे हैं पहले से ही, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। एंड हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है जो आप ऑलरेडी 9th-10th में पढ़े होंगे। जैसे कि मास यूनिट केजी है, ग्राम भी होता है लेकिन फिलहाल मैंने केजी ले रखा है। ओके, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर, किलोमीटर भी हो सकता है। टाइम सेकंड फिलहाल मैंने ले रखा है, एंड आवर भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं। करंट क्लास 10th में पढ़ा हो करंट, सो करंट का यूनिट जो है एम्पियर है। टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। लेकिन उसमें से जो हम आगे यूज करेंगे इस टॉपिक के लिए वो है केल्विन, ठीक है। तो इस तरफ कुछ मैं लिख रखा है, ये तो समझ आ रहा होगा, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। बट इस तरफ जो मैंने लिख रखा है कुछ नया है, जो कि क्लास 11th में आपको देखने को मिलेगा इन द फर्स्ट चैप्टर। तो जो भी न्यू है मैं पहले पिक करूंगा, और साइमल्टेनियसली जो आप पहले ही पढ़े होंगे उनको भी मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें न्यू क्या है, एक वर्ड मैंने यूज किया है, डायमेंशनल सिंबल, सिंबल डायमेंशनली। तो ये डायमेंशनली क्या है, बेसिकली ये कुछ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, एक तरीका है, हम जितने भी यूनिट्स यहाँ पे यूज किए हैं उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का। इसमें मास का यूनिट क्या है, केजी है, तो केजी को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई मीन मास को एम से। लेंथ का यूनिट मीटर है, तो उसको सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। सिमिलरली टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड मैंने रखा है लेकिन सिंबॉलिकली टी यूज करेंगे। एंड करंट का यूनिट एम्पियर है, तो ए सिंबल हम यूज करेंगे उसके यूनिट को डिफाइन करने के लिए, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। टेम्परेचर का बहुत सारे यूनिट्स हैं, उसमें से के को हमने ले रखा है। तो ये मत सोचिए कि भाई पहला लेटर को हम सिंबल वाइज लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे ठीक है, मास का एम है, लेंथ का एल है, टाइम का टी है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, उसका यूनिट का पहला लेटर लेंगे। तो देयर इज ए नो रूल कि भाई हम किसी भी वर्ड का पहला लेटर लेंगे तो सिंबल होगा। कैसे लिया गया, डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट समय में डिफरेंट जगहों पे अपने अपने हिसाब से लिए होंगे, उनको हम आज स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। के फॉर क्या है, केल्विन है। तो इन्हीं फिजिकल इन्हीं सिंबल्स को अगर एक रूल, एक ऑर्डर वाइज हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज ए डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक नॉर्मल फिजिक्स का फॉर्मूला है। अगर इसी फिजिक्स के फॉर्मूले को हम इन सिंबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, मैंने क्या कहा, इसी फॉर्मूले को जो आई मीन RHS को, राइट हैंड साइड को अगर इन्हीं सिंबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है।
चलिए देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मास। ये बहुत आसान है, बट इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने लिया क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन थोड़ा बहुत समझ आया होगा, सो उसी का फर्दर एप्लीकेशन मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे कि F इज इक्वल टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास के यूनिट हमें पता होना चाहिए, दैट इज केजी। एंड जरूरी नहीं कि इसको आपको बाद में लिखना पड़े, जैसे जैसे आप थोड़ा मोर इनटू प्रैक्टिस हो गए तो इतना स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इस चीजों को माइंड में रख के लिख सकते हो। बट फिलहाल स्टार्टिंग है तो हम प्रोसेस वाइज लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिट। जैसे वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही होता है ना। तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला है, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे हुआ मैं अभी थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का क्या यूनिट आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मींस क्या हो गया, मास। तो यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा, कैपिटल एम। मीटर मींस क्या है बच्चों, लेंथ। सो आई विल बी यूजिंग लेंथ हियर, एल सिंबल। पहले जो स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था उन्हीं सिंबल्स को मैं यूज कर रहा हूँ। एंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर क्या है, टाइम का स्क्वायर, आई विल टेक टी स्क्वायर। तो m का पावर कितना है बच्चों, 1 है। l का पावर 1 है। ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। अब देखिए ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द दिस फिजिकल क्वांटिटी। वेरी सिंपल, ठीक है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और इससे भी आसान एग्जांपल्स उठाते हैं फर्दर इसको समझने के लिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर के डायमेंशनल फॉर्मूले के अराउंड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और भी आसान कर देते हैं, जैसे कि लेंथ है। कोई पूछेगा लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो भाई यूनिट क्या है, मीटर। मीटर का मतलब लेंथ है, l टू द पावर 1। कुछ नहीं है तो m का पावर 0, t का पावर 0, ऐसे हो गया। फिर लेंथ हम फर्दर जो है वेलोसिटी या डिस्टेंस है, डिस्टेंस एंड लेंथ एक ही है, डिस्टेंस और लेंथ एक ही है, तो इसका भी यूनिट वही होगा। बट वेलोसिटी क्या है, 9th में जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा हूं मैं। वी हैव लर्न कि भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मतलब क्या है, मीटर। टाइम क्या है, सेकंड, ठीक है। यूनिट क्या मतलब, इसकी यूनिट्स हैं। तो मीटर का सिंबल हमने लिया था L, नीचे T, और m का कुछ पावर है नहीं तो स्टिल आई विल टेक इट m0, l पावर 1, t ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -1। सो दिस इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या है, वेलोसिटी है। सो व्हाई दिस, तो थोड़ा बहुत आसान लग रहा होगा, किसी किसी को शायद डिफिकल्ट भी लगे, कुछ न्यूनेस है ना। बट लेट्स टेक दिस इन ओपन माइंड। चलो भैया कुछ नया सीखते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे अभी जे एडवांस जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसके जो पेपर 2 है सबसे डिफिकल्ट पेपर रहा है अभी हाल फिलहाल ईयर्स में। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन सोच जी एडवांस सोचोगे जिससे कि आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, इसी फॉर्मूले के, इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड है। बट हाँ थोड़ा सा एक्सपांड होगा, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे, कुछ मल्टीपल फॉर्मूलेस को मिला के उन्होंने क्वेश्चन देना है। तो इस टॉपिक का इतना इम्पोर्टेंस है, भले आसान हो।
इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बाद देखते हैं क्या है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसी को समझ ना हो, 9th 10th में पढ़ा हो और भूल गया हो, तब भी हम उसको फर्दर क्लास 11th में डिस्कस तो करेंगे ही इन द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है बताइए? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भाई वेलोसिटी के मैं ऑलरेडी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुका हूं, उसको यूज कर सकता हूं मैं। तो m नॉट L1 t माइनस 1, टाइम इज सेकंड, सेकंड का होता है t, सो ये आ गया t और एक t ऊपर गया तो m नॉट का m नॉट, L1 का L1, t टू द पावर -2। ये -2 कैसे हुआ समझ आया आप लोगों को? क्योंकि ये t नीचे है, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 पहले से भी है और एक -1 जुड़ गया तो -2 होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फोर्स का तो मैंने डिफाइन कर ही दिया। फोर्स क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब मास आ गया, एक्सेलरेशन क्या है भाई? दैट इज कितना, पूरा बोल लेता हूं, m नॉट L1 t टू द पावर -2, जिसका बेस सेम हो, पावर को ऐड कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है। मैंने शुरू से ही कहा है कि थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, और आप लोगों ने इतना स्कोर किया होगा इन द क्लास 10 की इतना बेसिक्स तो समझ आ रहे होंगे। तो 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1। तो m का पावर कितना हो बच्चों? 1। l का पावर पहले से ही 1, कोई कंट्रीब्यूशन फर्दर नहीं आया है, और t का पावर कितना है? -2। सो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स है। क्लियर है? चलिए फर्दर थोड़ा और भी देखते हैं, मैं सीक्वेंस से लेके जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जैसे कि मोशन को पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फर्दर चैप्टर्स को एक्सपैंड करेंगे, आई मीन आगे जाएंगे तो फोर्स आएगा। फोर्स का नेक्स्ट चैप्टर होगा एनर्जी, तो एनर्जी को भी देखते हैं। जैसे कि वर्क है, I say work and energy are equivalent. Equivalent का मतलब very closely equal. इतना तो माइंड में हम डाल सकते हैं कि whenever we say equivalent मतलब very close to equal, almost बराबर। जैसे कि 1 है and 1.001 है, तो they are equivalent. We cannot say they are exactly equal, but equivalent, हम दोनों को बराबर ले सकते हैं। तो वैसे ही वर्क एंड एनर्जी कॉन्सेप्चुअली ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। जैसे अगर मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं होगा, क्या मैं लगातार 1 घंटे क्लास ले सकता हूँ, 2 घंटे क्लास ले सकता हूँ? नहीं। चलो सिमिलरली अगर मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं होगा और इस डस्टर को मुझे बोला जाए कि थ्रो करने के लिए काफी हाई स्पीड से, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं। दैट मीन्स डस्टर को थ्रो करना इज वर्क। अगर मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं होगा, क्या इसके ऊपर कुछ मैं वर्क कर सकता हूँ? नहीं। तो एनर्जी का होना जरूरी है वर्क करने के लिए, या उसका उल्टा देखिए, अगर मैं बहुत ज्यादा वर्क कर पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे बॉडी में एनर्जी है, तभी तो वर्क कर पा रहा हूं। चाहे एनर्जी टू वर्क देखिए या वर्क टू एनर्जी, से वर्क किया, वर्क टू एनर्जी देखिए, दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे को हम डिफाइन कर सकते हैं। ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा वर्क, ज्यादा वर्क किया है तो ज्यादा एनर्जी है। इन दैट वे वी से कि दे आर इक्विवेलेंट। तो दोनों का ही यूनिट जो होगा दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट जूल लिया है ना? चलिए, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा हम देखते हैं। तो वर्क क्या है? 9th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं पूरा लिख देता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहो या डिस्टेंस कहो,
फिलहाल मैं क्लास 11th का डेफिनेशन यहाँ नहीं ला रहा हूँ, हम एक अप्रोक्सीमेटेड ये फॉर्मूला कहो, पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला तो सही नहीं है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हम देखेंगे इन फिजिक्स में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, टारगेट क्या है, हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, कुछ नया हम सीख रहे हैं, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखते हैं, तो फोर्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आया था, नीचे से देखते हैं। फोर्स का था, यहां से उठाते हैं, m1 l1 t टू द पावर -2, m1 l1 t टू द पावर -। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फिलहाल इस टॉपिक में उनको मैं इक्विवेलेंट लूंगा, अपने सेम ही मानूंगा, बट एग्जैक्टली दे आर नॉट सेम, दे मे नॉट बी सेम। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, लेंथ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन l है, तो ये l इसमें ऐड हो जाएगा, तो m का तो कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं है, इधर से कुछ मिला नहीं है, तो m का m रहेगा, m टू द पावर 1, ये l का पावर 1 है, ये l का पावर 1 है, तो ये l स्क्वायर हो गया और पहले से t - 2। So this is the dimensional formula of work as well as energy। क्यों? क्योंकि work and energy are equivalent। तो वर्क का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, एनर्जी का भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सेम है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी द सेम। दोनों का यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहे मल्टीपल क्वांटिटीज हो सेम रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? बट आगे हम देखेंगे कि जरूरी नहीं कि सारे यूनिट सेम हो, ये भी हम देखेंगे आगे, ठीक है।